हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक है रिंग थ्योरी। सो रिंग थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं, तो हमारे लिए आज का टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। सो हमने अभी तक काफ़ी सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए दिख रहे होंगे आपको। ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सेट होता है जिसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, और वो सेट नॉन एम्प्टी होता है, क्योंकि हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पर ही बाइनरी ऑपरेशन लगा सकते हैं। अदरवाइज उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि दो एलिमेंट तो एटलीस्ट हमें एक एलिमेंट तो चाहिए, क्योंकि आप एक एलिमेंट को उसी सेम एलिमेंट से ऑपरेट तो कर सकते हो ना। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, उसको अप्लाई करने के बाद दो एलिमेंट के बीच में वो उसी सेट में चला जाता है। तो ऐसा अगर फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती थी तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते थे, और क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ जो भी स्ट्रक्चर है वो ग्रुपॉइड बनता है। फिर एक प्रॉपर्टी और आ जाती है, वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर एंड एसोसिएटिव बनाता है सेमी ग्रुप। फिर क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से बनती है मोनोइड। और फिर चार प्रॉपर्टी, जब उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी जोड़ देते हैं, फोर प्रॉपर्टी जब आ जाती हैं, तो बन जाता है हमारा ग्रुप। और जब वो ग्रुप कम्यूटेटिव होता है, मतलब कि फिफ्थ प्रॉपर्टी जब उसमें आ जाती है, तो उसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। तो इन सारे स्ट्रक्चर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन होता था। तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, और स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कुछ नाम दे देते हैं, ताकि उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। हम बार बार ये नहीं बोलेंगे कि इसमें ये चार प्रॉपर्टी होती है, इसमें तीन प्रॉपर्टी होती है। तो हमने उसको नाम दे दिया कि वो ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं रिंग, जिसको हम रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं या रिंग बोलते हैं, तो वो पार्ट है रिंग थ्योरी का। जो हमने इससे पहले सारी थ्योरी पढ़ी थी वो ग्रुप थ्योरी थी। तो अब हम रिंग थ्योरी पढ़ेंगे। रिंग थ्योरी में और भी आगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आते हैं, और उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन यूज होते हैं वो दो बाइनरी ऑपरेशन यूज होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टू बाइनरी ऑपरेशन विल बी यूज इन द रिंग स्ट्रक्चर। सो ये क्या होता है रिंग, इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो रिंग की डेफिनेशन क्या होती है? अ नॉन एम्प्टी सेट आर। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना ही चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट को हमेशा इस तरह से लिखते हैं कि नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, विद टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमारे पास हमेशा बाइनरी ऑपरेशन, जो हम दो बाइनरी ऑपरेशन लेने वाले हैं, वो हमेशा प्लस एंड डॉट ही होंगे, मतलब प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन ही होंगे। बट ऐसा नहीं है। हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन को हम नॉर्मली इन जनरल ऐसे लिखते हैं, बट बच्चों को समझ आ जाए, या बुक जो है, बुक में जो नोटेशन होती है वो भी प्लस एंड डॉट ही लेके चलते हैं, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन लेके चलते हैं, ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि जब हम इन जनरल बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं तो चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो सबसे पहले हम इंटीजर रियल नंबर्स पे उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो देखो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है। क्योंकि प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, जो यूजुअल प्लस एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन आप लेके चलते हो, उनसे आप सब लोग ईजिली बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हो। तो उन स्ट्रक्चर्स को आप ईजिली समझ लेते हो, स्टार्टिंग जो डेफिनेशंस होती हैं। फिर बाद में हम उनमें नए नए बाइनरी ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं और चीज़ों को ईजिली समझ लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले आपको एक बेसिक चीज़ को दिखाया जाता है कि देखो इस चीज़ पे जो जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो उसको दिखाया जाता है। और फिर उसको जब आप समझ लेते हो, फिर हम और नए नए बाइनरी ऑपरेशन लाते हैं। जैसे आपने मॉडलो पढ़ा था, एडिशन मॉडलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, तो इन तरह के भी बाइनरी ऑपरेशन इंट्रोड्यूस हो जाएंगे रिंग में भी। ठीक है, सो एक नॉन एम्प्टी सेट है विद टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन या प्लस एंड डॉट। तो ये रिंग कब बनेगा? जब ये सारी प्रॉपर्टी जो नीचे दे रखी है सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसमें, कि जो आपका आर है, जो नॉन एम्प्टी सेट आर है, वो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक अबेलियन ग्रुप बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ टोटल 5 प्रॉपर्टीज आ गई हैं आपके पास: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी। ठीक है, ये पांचों प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाती हैं अंडर एडिशन, तो वो अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। फिर अब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, तो ऑब्वियसली जब नया बाइनरी ऑपरेशन इंट्रोड्यूस किया है तो उसके रेस्पेक्ट में भी तो कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए ना। तो जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, आप डॉट या मल्टीप्लिकेशन जो भी बोल रहे हो उसको, तो उसके रेस्पेक्ट में दो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। अब वो दोनों प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर एंड सेकंड है एसोसिएटिविटी। तो इन सारी प्रॉपर्टी से आप फैमिलियर हो, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से ही चीज़ों को दिखा देता हूँ ताकि आप उसको ईजिली डेफिनेशन को समझ जाओ। तो क्लोजर का मतलब है ए डॉट बी आर में बिलोंग करेगा, और एसोसिएटिविटी का मतलब है कि डॉट में विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन आप अगर आप ग्रुपिंग चेंज करते हो तो भी रिजल्ट आपका सेम आएगा 3 एलिमेंट्स में। तो आपने ए बी सी में दो टाइप्स की ग्रुपिंग करी है, तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी। तो ये एसोसिएटिविटी होती है। तो दो प्रॉपर्टीज यहाँ हो गई आपकी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी।
सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है कि हम एक बाइनरी ऑपरेशन को दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है ए डॉट बी प्लस सी, तो ये इक्वल है। अब देखो इसमें जो डॉट है, जो मल्टीप्लीकेशन है, वो प्लस के ऊपर, जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है उसके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, एक बाइनरी ऑपरेशन मतलब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये क्या बन गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो प्लस एक ही बार आया और डॉट जो है आपको दो बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों एलिमेंट में, बी पर भी और सी पर भी। तो ये चीज़ होल्ड करनी चाहिए, इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये अगर होल्ड कर रहा है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है, तो इसमें राइट साइड से आप एडिशन के ऊपर, मतलब दो एलिमेंट के एडिशन पे एक एलिमेंट अप्लाई कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन। तो ठीक है, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो ऑन एडिशन ऑफ टू एलिमेंट, जहाँ पे फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये भी क्या इक्वल आएगा किसके, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो यहाँ पे आपका जो डॉट ऑपरेशन है या सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है या मल्टीप्लीकेशन है, वो अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्लस के ऊपर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड, और ये देखो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा लिखी होती है, जब भी आप देखोगे ना, ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो मतलब ये सारी एलिमेंट्स के लिए होल्ड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर रहा है। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी आनी चाहिए। अगर मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी लिख के भी दिखाऊं, जैसे कि फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आर अंडर एडिशन वो है, एक अबेलियन ग्रुप बन रहा है। सेकंड, एसोसिएटिविटी मींस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो मैंने ग्रुपिंग चेंज कर दी यहाँ पे, तो ये ग्रुपिंग चेंज करने के बाद होल्ड करना चाहिए, लेफ्ट और राइट इक्वल आना चाहिए। एंड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर क्या है आपका, एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, आइडेंटिटी मींस ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए is equal to a for all a belongs to R. Then if this hold, then 0 is called identity under addition. Then fourth property होती है, for each a belongs to R देयर एग्जिस्ट ए डैश या ए इनवर्स, जैसे भी लिखना चाहो, ए डैश बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस ए डैश इन ए डैश प्लस ए विल बी जीरो। मतलब क्या आपने उसमें वो उसका इनवर्स को जब ऐड करा, एडिटिव इनवर्स को ऐड करा, तो वो जीरो आ रहा है। एंड दिस होल्ड अगेन फॉर ईच, देखो यहाँ लिखा भी है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए डैश। जब भी ए आप चेंज करोगे तो उसका इनवर्स भी चेंज हो जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई b बिलोंग्स टू r करा, तो देयर एग्जिस्ट b डैश बिलोंग्स टू r सच दैट b प्लस b डैश इज जीरो, या फिर b डैश प्लस b इज जीरो। तो ये एडिटिव इनवर्स कहलाता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, अगेन फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी एलिमेंट को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5 प्रॉपर्टीज हो गई, अबेलियन ग्रुप बन गया। फिर नेक्स्ट आपकी 6 प्रॉपर्टी इसमें आ गई, मतलब डॉट की रेस्पेक्ट में। तो अब हम आर अंडर डॉट, आर अंडर मल्टीप्लीकेशन बात करें, तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर, जैसे कि एडिशन में था ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। देन 7 एसोसिएटिविटी, तो हम ग्रुपिंग चेंज कर देंगे, तो वो ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी हमारे पास रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो ए बी साथ कर लिया या फिर बी सी साथ कर लिया, तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये एसोसिएटिविटी होल्ड कर देंगे यहाँ पे। फिर आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब है ए डॉट बी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये लेफ्ट हो गई डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो ए को अब हम राइट साइड से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। किसी किसी जगह पे ना ऐसे भी राइट वाले को ना ऐसे कर देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज इसमें भी हो जाते हैं कि हमने तो सी से करा है यहाँ पे, बट एलिमेंट तो कुछ भी ले सकते हो ना, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी एलिमेंट ले लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने ए को ही दोनों साइड से क्यों करा है। कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स में ऐसे बताया जाता है, सेकंड जो राइट वाला ऑपरेशन होता है ना, वो ऐसे भी बता देते हैं कि ए प्लस बी डॉट सी लिख देते हैं उसको, वो इक्वल होगा जो भी इक्वल बन रहा है। ठीक है, तो मैंने ए को ही लेफ्ट और ए को ही राइट से दिखा दिया, तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो गई। तो अगर ये सारी चीज़ें होल्ड कर रही हैं, देन
R plus dot is a ring. Means if all above holds, ठीक है, सारी चीज़ें ऊपर की होल्ड करती हैं, देन R plus dot is a ring. तो यही चीज़ें ऊपर लिखी थी शॉर्ट में, क्या आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि आर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप में सिर्फ दो प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर एसोसिएटिविटी एंड लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड करेगी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिंग. सो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं. Z प्लस डॉट सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक रिंग बनता है. तो ये कैसे बनता है, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा. सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग. ठीक है, तो मतलब आप क्या प्रूफ करोगे, सबसे पहले तो Z अंडर एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप. और आप जानते हो ये ग्रुप बनता है अंडर एडिशन, इसमें सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मतलब दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो वो इंटीजर्स में ही जाएगा. फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू Z, इस तरह से ही लिखोगे आप. फिर A प्लस बी प्लस सी, इसमें आप ग्रुपिंग चेंज कर दो तो वो तब भी इंटीजर्स की ग्रुपिंग चेंज करने पे सेम रिजल्ट देगा. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू Z. देन थर्ड, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू Z सच दैट A प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग टू Z. अब ये 0 ना हर एक A के लिए सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपने एलिमेंट चेंज करा तो आपको नया 0 ढूंढना पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. आइडेंटिटी हमेशा फिक्स हो जाती है, एक ही रहती है आइडेंटिटी अंडर वन बाइनरी ऑपरेशन. फिर फॉर ईच देखो सेम लगेगा आपको बिल्कुल, जो मैंने अभी पीछे रिंग के लिए R प्लस डॉट के लिए करा था, मतलब रिंग की जो नोटेशन होती है R, वही सेम चीज़ मैं अब Z के लिए भी कर रहा हूँ. अब बट जो आपके ए बी सी हैं वो Z से आ रहे हैं, वो पहले R से आ रहे थे. ठीक है, तो फॉर ईच A बिलोंग्स टू Z देयर एग्जिस्ट माइनस A बिलोंग्स टू Z सच दैट A प्लस माइनस A इज इक्वल टू माइनस A प्लस A इज इक्वल टू 0. मीन्स आइडेंटिटी. और ये हर एक के लिए है. फॉर ईच लिख दिया ना यहाँ पे, फॉर ईच है तो ये सबके लिए हो गया. एंड लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z. तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि Z अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है. फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Z अंडर मल्टीप्लिकेशन इज सेमी ग्रुप. तो इसमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, क्लोजर और एसोसिएटिविटी. तो क्या होगा, कैसे लिखोगे उसको, अगर मैं इसको फर्स्ट सी दिखा दूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख दूँ, 5 ऊपर हो चुकी हैं. ठीक है, सो A डॉट बी बिलोंग्स टू Z फॉर ऑल A B बिलोंग टू Z. तो ये होता है कि नहीं होता, ये होता है ना, ये होल्ड करता है, क्योंकि जब भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर्स ही रहेंगे. तो A और B इंटीजर है, ये कैसे पता लग रहा है कि A और B इंटीजर्स ही हैं, वो यहाँ लिखा है देखो, A B बिलोंग टू Z. तो उनको मल्टीप्लाई करने पर भी वो Z में जा रहा है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सिर्फ इस तरह से लिख दिया हमने, पूरा एक जर्नल नोटेशन करके लिख दी. ऐसा नहीं कि हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 2 3 जो है वो इंटीजर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर होगा. ये तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया. आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं देना है जब आप प्रूफ कर रहे हो या शो कर रहे हो, तो आपको सारे एलिमेंट कंसीडर करने हैं. तो यहाँ पे ये चीज़ लिख के सारे एलिमेंट कंसीडर हो गए आपके. A B जो है वो Z से आ रहा है, बस सारे एलिमेंट कंसीडर हो गए, कोई अब इसको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है. अब इसमें ग्रुपिंग चेंज कर लो आप. अगर इंटीजर्स की ग्रुपिंग चेंज करते हो तो तब भी तो सेम रिजल्ट देता है ना आपको. फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू इंटीजर्स Z. तो ये सेमी ग्रुप भी हो गया. फिर नेक्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिविटी. सो ये कैसे है, देखो अगर मैं इंटीजर्स ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पे ही तो बात चल रही है, तो ये हो गई आपकी लेफ्ट. सो क्या A डॉट बी प्लस सी हमेशा A डॉट बी प्लस A डॉट सी के नहीं होता. अगर आपके A B C सारे के सारे जो कहाँ से आ रहे हैं वो Z से आ रहे हैं. और ये प्लस एंड डॉट जो है यहाँ पे यूजुअल हैं. यूजुअल का मतलब जो आप डे टू डे लाइफ में प्लस और मल्टीप्लाई करते हो, ये वो वाले हैं. ऐसा नहीं कोई नए जैसे मॉडल वाले होते हैं, रिमाइंडर वाले, एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं है. और ये तो हमेशा होता ही है इंटीजर्स में, क्या आप मल्टीप्लाई कर लो, लेफ्ट साइड को कर लो या राइट साइड को कर लो तो सेम ही रिजल्ट आएगा. देन राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो इसका मतलब है B प्लस सी डॉट ए कर दिया उसको. तो ये क्या रिजल्ट देगा आपको, B डॉट ए प्लस सी डॉट ए देगा फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Z. सो दिस इम्प्लाइज सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो Z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग. तो ये आपका रिंग बन गया.
ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको आ जाता है प्रूफ करने के लिए तो आपको एक एक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी, इस तरह से लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रियल नंबर्स के लिए। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग। तो इसको भी बिल्कुल सेम चीज़ लेके चल सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी जैसे जैसे मैंने पीछे सारी प्रॉपर्टी करी है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो सारी की सारी, जैसे कि a प्लस बी बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r। अब बस जो r मैंने लिखा है ना, r की जगह आपको, सॉरी, जब पीछे वाले स्लाइड में मैंने z लिखा था, क्वेश्चन में z लिखा था, वहाँ r लिख लेना है, तो ये सेम प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी। तो a प्लस बी प्लस सी, मतलब 3 रियल नंबर्स को आप ग्रुपिंग चेंज करके ऐड कर रहे हो, तो ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी वो सेम ही तो रिजल्ट देगा, रियल नंबर्स में तो होता ही है। तो अब हम यहाँ पे r जो है ना, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, r जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब आपके ए बी सी अब रियल नंबर्स हैं, तो ये सब चीज़ें अभी भी होल्ड करेंगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको बस सेम वही चीज़ें लिखनी है। फिर आर, ये तो हमने ऊपर वाला जो प्रूफ करा वो आर अंडर एडिशन के लिए करा, अब हम आर अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है प्रूफ करेंगे कि वो सेमी ग्रुप होता है। तो सेमी ग्रुप के लिए भी आप सेम चीज़ें ही लिखोगे नीचे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी लिखोगे, तो सारी चीज़ें रियल नंबर्स में होल्ड करती हैं, तो इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। इसमें तो आप बिल्कुल जेड वाले पैटर्न पे इसको पूरा शो कर सकते हो, पूरा लिख सकते हो, तो कोई इसमें आपको, मुझे नहीं लगता, प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो एक बार इसको खुद से भी करके देखना, अदरवाइज सेम पैटर्न पे जेड अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी जैसे करा था वैसे इसको भी लिख सकते हो। तो ये रिंग के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, तो रिंग के फेमस एग्जाम्पल आपके पास यही है, जेड, सबसे पहले तो इंटीजर्स, ये एक रिंग बनती है, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे ये रियल नंबर्स हैं और ये आपके जेड इंटीजर्स हैं। ये मत कंफ्यूज होना कि ये कोई नॉर्मल सा सेट है, ये जो आप सेट से फैमिलियर हो ये वही है रियल नंबर्स, तो ये भी रिंग बनेगा। फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी रिंग है। क्या सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स बन सकता है? अब देखो, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर तो ग्रुप ही नहीं बनता था, मतलब एडिशन में उसके पास तो आइडेंटिटी एलिमेंट तक नहीं होता, तो ये रिंग कैसे बन जाएगा, तो ग्रुप ही नहीं बनता ना। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी रिंग नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि वो ग्रुप ही नहीं बनता, क्योंकि एन अंडर एडिशन ग्रुप कहाँ बनता है, एन के पास अगेन आइडेंटिटी नहीं होती है ना, तो ये ग्रुप ही नहीं बनता है। तो ये कुछ फेमस एग्जांपल हैं रिंग के, जेड रियल नंबर्स, मतलब इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, एंड रैशनल नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव रिंग। तो कम्यूटेटिविटी जो हमने अभी तक पढ़ी है वो ग्रुप में पढ़ी थी, कि जिसमें दो एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं एक बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो ग्रुप बन जाता है, वो सॉरी कम्यूटेटिव अबिलियन ग्रुप बन जाता है। अब हमारे पास आर कोई रिंग है और उसके बाद दो बाइनरी ऑपरेशन है, जो हम जनरली अभी ये लेके चल रहे हैं, प्लस एंड मल्टी डॉट, ठीक है। ये इन जनरल मान लो कुछ और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं प्लस हमेशा एक ही तरह से बिहेव करे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा जो मॉडलो वाला जो होता है वो सेम। सो इसमें कम्यूटेटिव रिंग तब बनेगी क्योंकि देखो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो ये ऑलरेडी क्या बनता है, अबिलियन ग्रुप बनता ही है ना, तो फर्स्ट वाले की तो बात ही नहीं करनी है आपने। हमने जो सेकंड वाला रिंग में लिखा था, क्या लिखा था उसमें, सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। सो अगर सेकंड बाइनरी ऑपरेशन की रेस्पेक्ट में a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द रिंग आर, तो हम उस रिंग को बोलेंगे तो वो रिंग क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। अ रिंग इज कम्यूटेटिव रिंग वेयर मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, मतलब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन की रेस्पेक्ट में भी आपका जो स्ट्रक्चर है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट की रेस्पेक्ट में चेक नहीं करना है, जब आप कम्यूटेटिविटी की बात करोगे, कम्यूटेटिव रिंग की बात करोगे, आपने हमेशा सेकंड बाइनरी ऑपरेशन की रेस्पेक्ट में चेक करना है। मतलब आपको एक रिंग तो ऑलरेडी गिवन होगी कि आर प्लस डॉट कोई रिंग है, ठीक है, ये तो प्रूफ करोगे ही करोगे, कम्यूटेटिव रिंग के लिए ऑब्वियसली रिंग तो होनी चाहिए ना। सेकंड आप प्रूफ करोगे कि वो सेकंड जो बाइनरी ऑपरेशन है उसकी रेस्पेक्ट में भी वो कम्यूटेटिव है। तो अगर सेकंड बाइनरी ऑपरेशन की रेस्पेक्ट में भी वो रिंग कम्यूटेटिव है तो उस रिंग को बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। तो एग्जांपल के तौर पे इसमें कौन कौन से आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इंटीजर्स कम्यूट करते हैं सेकंड बाइनरी ऑपरेशन की रेस्पेक्ट में, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स भी जो है वो अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं, और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों कम्यूटेटिव होते हैं। तो वैसे जैसे हमें ये पता था कि ये रिंग है, तो रिंग में फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन को तो चेक ही नहीं करना आपने, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन को ही चेक करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये प्रूफ करके आ रहे हो कि कोई सा स्ट्रक्चर रिंग बन रहा है, तो रिंग बनने के बाद कम्यूटेटिविटी की बात करते हो। अगर वो रिंग ही नहीं बन रहा ना, तो फिर कम्यूटेटिव रिंग की आप बात ही नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिंग विद यूनिटी।
सो रिंग विद यूनिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपके पास कोई रिंग है आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन या डॉट, तो उस में यूनिटी एलिमेंट वो होता है जो आपके पास सेकंड बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसी को आप यूनिटी बोलते हो। ठीक है, देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रिंग विद यूनिटी इज अ रिंग दैट हैज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना, मतलब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन की रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वही उस रिंग की यूनिटी है, क्योंकि फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन तो ऑब्वियसली अबिलियन ग्रुप तो बन ही रहा है, हमें उसकी आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उसको यूनिटी नहीं बोलेंगे। जैसे जेड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन है, तो एडिशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो तो ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो इज़ नॉट यूनिटी। जो मल्टीप्लीकेशन में जेड में आइडेंटिटी है ना, वो क्या होती है, कौन सा ऐसा इंटीजर है जिसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो सेम इंटीजर प्रोड्यूस होता है, वो हमें पता है 1 होता है। तो 1 को किसी से भी कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो आपको सेम ए ही मिलेगा, वी आर ए कमिंग फ्रॉम जेड, तो वो है 1, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो ये आइडेंटिटी 1 ही जो है वो यूनिटी है रिंग जेड प्लस डॉट की। ठीक है, इसी तरह आप देखो सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें सेकंड जो बाइनरी ऑपरेशन है डॉट, उसमें जो आइडेंटिटी है वो क्या है, वो 1 ही तो है, तो वही 1 जो है वो यूनिटी है। फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, देखो ये चीज़ भाई याद रखो कि रियल नंबर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो वो मुझे सेम रियल नंबर ही तो दे रहा है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर आर। यहाँ पे अब आर आपका रिंग नहीं है, ये रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स का सेट, और ये एक रिंग बनता है ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहले आपको देखो एक चीज़ और समझ लो, अगर कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करना था तो रिंग आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा, तभी कम्यूटेटिव रिंग की बात करोगे। अगर आपको रिंग विद यूनिटी चाहिए तो आपको पहले रिंग तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो रिंग का मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी तीनों दे चुका हूँ, तो ये रिंग ऑलरेडी है, तो इसमें यूनिटी क्या है 1। और सिमिलरली रैशनल नंबर्स में भी जो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होती है वो 1 ही होती है, तो 1 ही आपकी यूनिटी है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लें सेट ऑफ ऑल n बाई n मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर्स, ठीक है, अंडर एडिशन एंड यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी एक रिंग का एग्जांपल है भाई। आप मैट्रिक्स में जो है हमेशा आइडेंटिटी भी होती है, कम्यूटेटिविटी होती है अंडर एडिशन, ठीक है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिविटी भी होती है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, सब कुछ होल्ड करता है, तो ये रिंग बनता है। तो हमारे पास जो यूनिटी एलिमेंट होगा ना विद रेस्पेक्ट टू दी डॉट अंडर मल्टीप्ली, जो आप ये मैट्रिक्स की रिंग लेकर आए हो n बाई n, तो इसमें जो यूनिटी होगा वो n बाई n की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वही आपका क्या बनेगा, यूनिटी एलिमेंट बनेगा, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन ही ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही तो होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही आइडेंटिटी है और वही यूनिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखना कि मैट्रिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है n बाई n मैट्रिक्स का कलेक्शन आपने ले लिया ओवर द रियल नंबर्स, मतलब उसमें जो मैट्रिक्स के एंट्रीज हैं वो सारी रियल एंट्रीज हैं, उसमें वो एडिशन में अबिलियन ग्रुप बनता है, मल्टीप्लिकेशन में वो सेमी ग्रुप बनता है और डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड करती है, तो इसलिए इसके पास भी यूनिटी है, यूनिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शो दैट Z7 इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। सो हमें इसको रिंग दिखाना है, कम्यूटेटिव दिखाना है और यूनिटी भी दिखानी है अंडर। अब देखो ये कौन सी रिंग है, ये है Z7 अंडर एडिशन मॉडुलो 7 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। ठीक है, तो इसके एलिमेंट आप जानते हो, Z7 के एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से कहाँ तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक जाते हैं, एक लेस तक जाते हैं ना, अगर Z8 होता तो 7 तक जाते। तो इसमें देखो Z7 अंडर एडिशन मॉडुलो 7, ये एक क्या बनता है, अबिलियन ग्रुप बनता है ना, ये तो हम पढ़ कर ही आए हैं, ये ग्रुप थ्योरी में भी मैंने बताया था, ये अबिलियन ग्रुप बनता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर। क्लोजर में आप क्या है, कैसे करोगे, क्लोजर में आप कैलिस टेबल भी बना सकते हो, कैलिस टेबल से भी ये हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो डिफरेंट और भी तरीके होते हैं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि a प्लस डॉट 7 जो है वो हमेशा Z7 में जाएगा अंडर मॉडुलो 7।
सो अगर हम प्रूव करना चाहें, इसको प्रूव भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, उसके लिए आप क्या करो ना, हमेशा कैल्स टेबल बना दो। जब क्योंकि आपके पास फाइनाइट रिंग है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट पे तो आप इजीली सारे एलिमेंट्स को चेक कर सकते हो। उसमें चेक करने में आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। तो ये मैंने सारे एलिमेंट लिख लिए और आप अंडर एडिशन मॉडुलो 7 करने जा रहे हो। अब आप ऐड करना शुरू करो। तो ऐड 0 से करा, फिर 1 से करो। तो 6 के बाद जैसे 7 आएगा, जैसे मैं 1 को 6 से ऐड करता हूँ तो 7, तो 7 का जो रिमाइंडर है वो क्या आता है, 0। ठीक है ना, वो रिमाइंडर ही लिखने हैं इसमें बस। क्योंकि आप क्या करने जा रहे हो, जो भी 2 एलिमेंट को ऐड करोगे, उनको ऐड करने के बाद आप एक नया एलिमेंट ढूंढते हो, रिमाइंडर मॉडुलो 7। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी माइनस आर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7। पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 ही तो आएगा ना। तो देखो, अगर मैं 6 प्लस 1 करता हूँ, मीन्स 1 प्लस 6 करा, तो ये क्या बन गया, 7। तो 7 में मैं क्या माइनस करूँ, 0 ही तो माइनस करूँगा मॉडुलो 7, तभी तो लिख पाऊंगा। क्योंकि 1 प्लस 6 माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 7। तो नेक्स्ट करते हैं, 2 को ऐड करा 0 में, 3, फिर 4, फिर 5, 6। अब 7 आएगा तो 0, फिर 2 प्लस 8 करा तो वो आ जाएगा, और 2 प्लस 6 करा तो 8 आएगा। तो 2 प्लस 6 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के अंडर मॉडुलो 7। क्योंकि 2 प्लस 6 माइनस 1 जो है पूरा पूरा 7 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये 1 आएगा। तो अब इसको आप आसानी से कर लोगे, 3, 4, 5, 6। जैसे 7 आएगा तो 0, 1, 2, फिर 4 से स्टार्ट करो, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, फिर 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4। देन 6 से करोगे तो 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, जब मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, a प्लस बी करा, a और b कहाँ से आ रहे हैं, दोनों a और b हमेशा Z7 से ही तो आ रहे हैं। तो उसका एडिशन में जो ये एलिमेंट आ रहे हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे इस सर्कल में करा है इनको, ये Z7 की तो एलिमेंट है सारे। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्योंकि दो एलिमेंट में बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद वो Z7 से बाहर नहीं जा रहा है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही है। और हम नेक्स्ट क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है, इनहेरिटेड होती है, तो उसमें करने की जरूरत नहीं होती। एसोसिएटिविटी इज इनहेरिटेड फ्रॉम Z अंडर एडिशन, जो मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, जो आप नॉर्मली इंटीजर्स का एडिशन करते हो ना, वो वहां से इनहेरिटेड होता है। फिर थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होता है, 0। 0 को किसी में भी ऐड कर लो, फिर रिमाइंडर निकालोगे तो आपको सेम मिलेगा, 0। अब इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स जो है आपका वो है, इसको आप ऐसे लिख लो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिख लो। क्योंकि ये इनवर्स जो है ना आपका एडिशन में, एडिशन मॉडुलो 7 ही निकलेगा। तो किसी भी एलिमेंट को आप लो, फॉर ईच a belong to Z7 there exists n 7 minus a in Z7 such that a plus मतलब मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 7 minus a will be always 0। या फिर इसको उल्टा करके लिख लो, 7 minus a एडिशन मॉडुलो 7 with a will always be 0। तो ये हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, अब क्या है, तो a को कुछ भी एलिमेंट लेके देख लो। फॉर एग्जांपल a को मैंने 4 लिया, तो a में मैं क्या ऐड करूँगा, 7 minus 4, मतलब 4 प्लस क्या कर रहा हूँ मैं, 3। तो ये क्या देता है, 0 ही तो देता है। 4 प्लस 3 क्या बनेगा, 7, और 7 का रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, 0 ही तो आता है। तो इसको सिंपल इन्वर्स लिखने का तरीका क्या है, जब भी Z7 की जगह कुछ भी हो, Zn हो, तो वो n माइनस a ही उसका इन्वर्स बनता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिविटी। तो a अंडर एडिशन मॉडुलो 7b will always be equal to b under addition modulo 7a. This hold for all a b belong to Z7. Why this hold? Because यहाँ पे अगर आप देखो, इनको एलिमेंट को आप कैसे भी ऐड कर लो, 4 प्लस 3 कर लो या 3 प्लस 4 कर लो, आपको रिजल्ट सेम ही तो मिल रहा है ना। तो इसलिए कम्यूटेटिविटी भी होल्ड कर रही है। तो 5 प्रॉपर्टी हो गई, मैंने आपको बार बार करके दिखाई है ग्रुप थ्योरी में, तो मैंने फिर भी करके दिखा दी है। तो
अब मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए इसमें। अब z अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, दिस इज अ सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के लिए सबसे पहले आप क्लोजर दिखाओगे, तो क्लोजर दिखाने से अच्छा है आप सीधा कैलिस टेबल बना दो उसकी, और कैलिस टेबल में सारी आपकी बाइनरी ऑपरेशन एक दूसरे एलिमेंट पे लग जाते हैं, हर एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बन जाता है इसमें। 6 तक ही जाते हैं इसमें एलिमेंट, तो 0 1 2 3 4 5 6 अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो अब 0 से मल्टीप्लाई करा तो सारे एलिमेंट 0 ही आएंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 2 3 4 5 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा 2 4 6 8 आया, फिर 3 और ये आ गया आपका 5। ठीक है ना, ये मॉडुलो 7 निकल रहा है, याद रखना। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 12 आएगा, और 12 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 5 आता है। इस तरह से निकाल रहा हूँ मैं, ये सारे रिमाइंडर आते हैं यहाँ पे 7 से डिवाइड करने के बाद। 3 6 2 5 1 4, ठीक है। देन 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 0 आया, 4 आया, 1 आएगा, 5 2 6 3, देन 5 से करो 0 5 3 1 6 4 2, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 6, फिर 12 आया तो 5 4 3 2 1। तो ये सारे एलिमेंट आपके, जब मैंने a अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b करा तो वो कहाँ जा रहे हैं, Z7 में ही तो जा रहे हैं, फॉर ऑल a b बिलोंग टू Z7, है ना। इससे बाहर तो नहीं जा रहे ना, ये क्या कोई सा भी एलिमेंट जो है वो Z7 से बाहर जा ही नहीं सकता भाई, क्योंकि आप उस पर रिमाइंडर निकाल रहे हो डिवाइड करने के बाद, तो वो ऑब्वियसली 6 या 6 से लेस ही रहेगा। सो क्लोजर हो गई। एसोसिएटिविटी अगेन इनहेरिटेड होती है, एसोसिएटिविटी इज इनहेरिटेड फ्रॉम z अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो आप नॉर्मली z में मल्टीप्लाई करते हो, मतलब इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो, ये वहीं से इनहेरिटेड होती है। तो ये हो गया। और डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी आप इसमें करके देख लेना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी होल्ड करती है। सो उसको आप कैसे लिखोगे, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है। फर्स्ट जो लेफ्ट साइड से होती है a, अब डॉट की जगह ये आएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, b फिर अंडर एडिशन मॉडुलो 7, c। ये किसके इक्वल होगा, a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b, फिर प्लस आएगा बीच में, है ना। ऐसे ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था ना मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर, तो ये डिस्ट्रीब्यूट ही हो रहा है। तो ये होल्ड करेगा फॉर ऑल a b c बिलोंग टू Z7। और अगर आप चाहो तो राइट हैंड साइड से भी कर लो तो तब भी होल्ड करेगा। मीन्स b अंडर एडिशन मॉडुलो 7 अंडर एडिशन मॉडुलो 7 और फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7a। तो ये क्या रिजल्ट देगा आपको, b मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7a, फिर एडिशन आएगा मॉडुलो 7, और देन b मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7a फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z। तो ये भी होल्ड करेगा, ठीक है। और ये क्यों होल्ड करेगा, क्योंकि ऊपर हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को देख लिया, वो एसोसिएटिव होते हैं, तो वो रिजल्ट आपको सेम ही देंगे। देखो आप एक चीज़ देखो ना, आपने b प्लस सी को ऐड करा, तो b प्लस सी ऐड करने के बाद हमें पता है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो वो नया एलिमेंट जो मान लो d एलिमेंट दे रहा है, तो वो भी तो d एलिमेंट Z7 से आएगा, ये वाला एलिमेंट भी तो d Z7 से आएगा। तो यहाँ तक तो चीज़ें सही हैं। उसके बाद जब आप उस पर a अप्लाई करोगे तो वो कुछ मल्टीप्लिकेशन में से कुछ रिजल्ट देगा। अब उसी चीज़ को आप यहाँ पे करके देखना, a को पहले b से मल्टीप्लाई करना, फिर a को c से, फिर उनका रिमाइंडर निकालना, और फिर उसको ऐड करना, फिर रिमाइंडर निकालना, वो भी आपका हर नंबर के लिए सेम आएगा। तो इस चीज़ की वजह से आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी है वो होल्ड करेगी अंडर मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉडुलो 7। तो ये आपका क्या बन गया, फुल्ली रिंग स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। हैंस Z7 अंडर एडिशन मॉडुलो 7 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7
इज अ रिंग। सो अब नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट एलिमेंट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट क्या होता है? कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अब वो नॉन जीरो एलिमेंट की क्या बात हो रही है? नॉन जीरो का मतलब है जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, नॉन आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू दी फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, यहां से भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नॉन जीरो को नॉन जीरो ही मान लेते हैं, बट नॉन जीरो का मतलब नॉन जीरो नहीं है। जो जीरो आप पढ़ते आ रहे हो ये वाला जीरो नहीं है, मतलब कि नॉन आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी भी कौन सी? जो बाइनरी ऑपरेशन, जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन होता है उसकी रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है, उसको छोड़कर जो एलिमेंट है ना, उसके अलावा एक्सेप्ट दोज एलिमेंट, मतलब वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर नॉन जीरो एलिमेंट बनते हैं आपके, उनको नॉन जीरो कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो नॉन जीरो एलिमेंट मतलब है नॉन आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू दी फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन। सो कोई भी आपने नॉन जीरो एलिमेंट उठाया ए किसी रिंग से आर से, ठीक है, और फिर आपने अगेन कोई नॉन जीरो एलिमेंट उठाया बी रिंग आर से, अगर उन दोनों का सेकंड बाइनरी ऑपरेशन की रेस्पेक्ट में, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन अगर उन दोनों पे हम के बीच में लगाया, तो अगर आप वो यूनिटी दे दे आपको, तो हम दोनों एलिमेंट को क्या बोलेंगे? ए और बी को हम बोलेंगे यूनिट। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अ नॉन जीरो एलिमेंट ए इन अ रिंग इज कॉल्ड अ यूनिट इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट बी सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने बताया था कि हम मोस्टली प्लस एंड डॉट लेके चलते हैं, तो क्योंकि सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, तो ज़्यादातर डेफिनेशन हम पहले इन्हीं पे डेवलप करते हैं और फिर हम बाद में कुछ और बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं। तो ये जैसे, तो इसका मतलब है ए स्टार टू बी इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, और 1 क्या है? यूनिटी है, यूनिटी आना चाहिए। तो ये है यूनिट का कॉन्सेप्ट। और ए क्या है? वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, और बी भी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। और ये कौन सी आइडेंटिटी है? अंडर स्टार 1, मतलब जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है उसको छोड़कर जो एलिमेंट लिए जा रहे हैं उनको बोला जा रहा है नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, इसको हम अगर इंटीजर्स पर देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इंटीजर्स को बहुत फैमिलियर हो आप। और ये एक रिंग भी बनता है, जेड अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एक रिंग बनता है। सो इसमें यूनिट एलिमेंट क्या होगा? नॉन जीरो एलिमेंट उठाना है, तो नॉन जीरो एलिमेंट उठाया, वो सिर्फ और सिर्फ एक 1 ही हो सकता है, या तो क्योंकि 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 आता है, तो ये क्या आ रहा है? यूनिटी आ रहा है, क्योंकि जेड में यूनिटी 1 होता है। या फिर -1, सो -1 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई करा, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, तो वो 1 आ रहा है, वो यूनिटी आ रहा है, तो ये दोनों क्या बनेंगे? यूनिट्स बनेंगे। सो जेड अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन में जो यूनिट्स हैं आपके पास वो क्या हैं? सिर्फ 1 एंड -1, इसके अलावा और कोई भी यूनिट इसमें नहीं होती। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में अगर मैं कोई भी ए नॉन जीरो एलिमेंट उठाता हूँ तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वही यूनिट है। तो मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है और आपको 1 दे रहा है, और रियल नंबर्स में यूनिटी क्या होती है? वो 1 ही होती है। तो इसका मतलब हर एक नॉन जीरो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए वो यूनिट है। तो इसमें ये याद रखना, यहाँ पे ये रियल नंबर्स है, मैं बार बार यहाँ लिख देता हूँ, बोलता भी हूँ, तो जो बोल रहा हूँ सुना भी करो ना कि क्या है वो। ऐसा मत समझ लेना कि अगर आर लिखा है तो वो रिंग है, बस वो रियल नंबर्स की रिंग है ये, आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें जो यूनिट्स होंगी वो कौन सी होंगी? नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, सारे के सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर में से हमने जीरो हटा दिया, मतलब आर -0, आर मतलब सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स ले लो। इसी तरह रैशनल्स में आ जाओ आप। रैशनल्स में क्या होंगे? यूनिट्स, तो उसमें भी जो यूनिट्स होंगे ना वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में से जो बस जीरो एलिमेंट बाहर कर दो। इसका मतलब होता है उस एलिमेंट को बाहर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि जीरो माइनस कर रहे हैं हम, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा जीरो माइनस करने से। तो इसका मतलब है हमने जीरो एलिमेंट उसमें से बाहर कर दिया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में, तो ये यूनिट्स बनेंगे आपके। तो सारे के सारे मतलब नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स।
ठीक है, तो ये आपका यूनिट का कॉन्सेप्ट है। यूनिट का मतलब आप भाई ये समझ सकते हो अंडर मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ सकते हो, क्योंकि सेकंड बाइनरी ऑपरेशन हम मोस्टली मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एम कुछ ऐसे लेते हैं, तो उसकी रेस्पेक्ट में अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बोल देंगे कि वो एलिमेंट यूनिट है। और दोनों एलिमेंट ही यूनिट बन जाते हैं, क्योंकि -1 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करने पे 1 आना, तो -1 एक यूनिट बन गया। या फिर ए को अगर मैंने 1/a से करा तो दोनों ही यूनिट है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करा तो 7 भी यूनिट है, 1/7 भी यूनिट है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये फेमस एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी हम और निकालना सीखेंगे, आगे की क्वेश्चंस करेंगे जब। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास जीरो डिवाइजर्स का। सो जीरो डिवाइजर में अ नॉन जीरो एलिमेंट ए इन अ रिंग इज कॉल्ड अ जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट बी सच दैट a डॉट b जीरो। मतलब आपने दो नॉन जीरो एलिमेंट लिए। अब ये नॉन जीरो एलिमेंट वही है कि फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन की रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन की रेस्पेक्ट में जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है उन्हीं को नॉन जीरो एलिमेंट कहा जाता है। तो नॉन जीरो एलिमेंट उठाया अगर उन दोनों का सेकंड बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उन दोनों के बीच में जीरो मिल रहा है, मतलब जीरो क्या होता है, आइडेंटिटी। ये भी आइडेंटिटी होती है, बट क्या होती है, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन 1 लिख दो है, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन। तो ए और बी दोनों को ही हम यहाँ पे जीरो डिवाइजर बोलेंगे। तो देखो आप ऐसा है, वैसे तो रियल लाइफ में कभी भी नहीं होता कि आप ए भी नॉन जीरो लो बी भी नॉन जीरो लो तो वो जीरो को डिवाइड करें, मतलब इनका प्रोडक्ट जीरो आए। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप ये देखो 3 × 4 = 12 होता है। तो 3 12 को डिवाइड कर रहा है तो 3 इज अ डिवाइजर ऑफ 12, 4 12 को डिवाइड कर रहा है तो 4 इज अ डिवाइजर ऑफ 12। तो हियर ए इज अ डिवाइजर ऑफ जीरो, सो जीरो डिवाइजर बोल दिया इसको। बी डिवाइडिंग जीरो, सो जीरो डिवाइजर है ये बी इज ऑल्सो अ जीरो डिवाइजर, ए इज ऑल्सो अ जीरो डिवाइजर, बट यहाँ पे दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन भी लिखिए, मल्टीप्लाइंग टू नॉन जीरो एलिमेंट रिजल्ट्स इन जीरो। अब क्या आप मुझे बताओ, जो हम z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, क्या इसमें कोई जीरो डिवाइजर है? मतलब क्या दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे हमें जीरो मिल सकता है? सोचो जरा। तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि अगर आपने दोनों नॉन जीरो लिए 2 × 3 करा वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो इसलिए इसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, नो जीरो डिवाइजर। ठीक है, नेक्स्ट, सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके पास है क्या कोई जीरो डिवाइजर? नो जीरो डिवाइजर, क्योंकि दो नॉन जीरो रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, क्या इसके पास कोई जीरो डिवाइजर है? नो जीरो डिवाइजर। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स में जरूर मिल जाएगा आपको सेट ऑफ, अगर मैं 2×2 की मैट्रिक्स ले लूँ अंडर यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो क्या मैं दो नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे जीरो मैट्रिक्स मिल सकती है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 0 0 और 0 0, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, जो कॉलम को आप मैट्रिक्स रो से करते हो, सॉरी रो को कॉलम से करते हो तो 0 अगेन 0 0 0, तो ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। समझ आया अब ये कॉन्सेप्ट? तो ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है ये, और ये भी आपका जो है नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, बट इनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ रहा है, तो ये यहाँ पे जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करेंगे। सो यस, सो इस मैट्रिक्स के पास, मतलब सेट ऑफ ऑल द 2×2 मैट्रिसेस, कलेक्शन ऑफ ऑल द 2×2 मैट्रिसेस, इसके पास जीरो डिवाइजर है और इनफाइनाइट जीरो डिवाइजर है। अगर मैं इस तरह की मैट्रिक्स उठा लूँ 0 0 A टाइप की और यहाँ पे कुछ B ले लूँ, इनको मल्टीप्लाई करता चला जाऊँ तो मुझे हमेशा जीरो ही मिलेगा, तो इसके बाद इनफाइनाइट जीरो डिवाइजर है। ठीक है, तो यस इट हैज़ अ जीरो डिवाइजर। अब कोई और एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने Z6 ले लिया अंडर एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, तो क्या इसके पास जीरो डिवाइजर होगा? तो आपने मल्टीप्लिकेशन में ही देखना होता है, मतलब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो देखो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 3 से अंडर
मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, तो क्या आएगा ये 6, और 6 किसके इक्वल होता है, 6 0 की तो इक्वल होता है अंडर मॉडुलो 6। तो 2 और 3 क्या है, दोनों के दोनों जीरो डिवाइजर हैं, क्योंकि दोनों नॉन जीरो हैं, उनको मल्टीप्लाई करने पे हमें जीरो मिल रहा है। ठीक है, 2 3 के बाद 4 देखो, क्या 4 की रेस्पेक्ट में हमें मिलेगा कोई जीरो डिवाइजर। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे जीरो मिल जाए, तो मैं 3 से करूं तो ये क्या होता है 12, और 12 इक्वल टू क्या आता है जीरो अंडर मॉडुलो 6। मतलब 6 से डिवाइड करने के बाद जब मैं 12 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास जीरो ही तो आ रहा है, तो ये जीरो बना फाइनली। तो ये भी आपके पास 4 भी क्या है, जीरो डिवाइजर है। 4 इज ऑल्सो अ जीरो डिवाइजर। क्या 5 होगा, 5 को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूं, 5 को 2 से करूं, 1 से करूं, 3 4 5, तो नहीं 5 जीरो डिवाइजर नहीं होगा, क्योंकि 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 मुझे जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जीरो डिवाइजर इसमें क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, और जीरो डिवाइजर हमेशा नॉन जीरो होते हैं, तो जीरो नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जीरो डिवाइजर के या जीरो डिवाइजर नहीं होने के, जैसे कि ये थे जेड अंडर एडिशन, आर अंडर एडिशन, क्यू अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये रिंग्स थे, फेमस रिंग, इनके पास जीरो डिवाइजर नहीं होता है। लेकिन हमारे पास स्पेशल जो रिंग्स हैं, जैसे मैट्रिक्स की ले ली हमने रिंग, उसके पास जीरो डिवाइजर है। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द यूनिट्स एंड जीरो डिवाइजर्स ऑफ द रिंग Z5। तो देखो सिंपलेस्ट तरीका पता है क्या है इसका करने का, इसके लिए आप कैलिस टेबल बना लो, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्टली निकाल सकते हो यूनिट्स, और बट कैलिस टेबल से ना सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं, तो इसको अगर बना लोगे तो आपके लिए मुझे लगता है ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इसको हमेशा मल्टीप्लिकेशन में बनाना है, जब भी आपसे यूनिट्स और जीरो डिवाइजर पूछा जाए तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 बना रहे हैं हम इसको। ठीक है, रिमाइंडर ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तो रिमाइंडर यहाँ पे तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करा 2 4 6 आया तो 1, और 8 आया तो 3, क्योंकि अब 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढ रहे हो, तो 2 इंटू 4 करा तो 8 हुआ, 8 को 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 3 आ गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3, 6 करा तो 6 आएगा 1, फिर 9 आएगा 4, और 3 इंटू 4 12, 12 आएगा 2, फिर 4 से करा 4, 8 आया तो 3 2 6, और 6 नहीं 1। तो ये सारे आपके रिमाइंडर्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं अंदर। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पे, क्या अब सबसे पहले तो यूनिट्स की बात हो रही है, तो यूनिट नॉन जीरो एलिमेंट ही होता है क्या, दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 1 मिल रहा है, तो 1 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 यहाँ मिल रहा है ना, तो 1 इज़ अ यूनिट। सीधा सीधा अब हम यहाँ से देख के बना सकते हैं यूनिट्स, तो 1 एक यूनिट है। आपने देख लो यहाँ 1 1 कहाँ आ रहा है, तो 1 यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में, अब इस वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग में देखो 2 इधर है, 3 इधर है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, 2 और 3 दोनों के दोनों यूनिट्स बन जाएंगे, क्योंकि 2 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिल रहा है 1, एंड और ये रिमाइंडर है, 1 इज नॉट, ये एक्चुअल में इक्वल रिमाइंडर वाला इक्वल है। ठीक है, इसको ये भी लिखते हैं 3 टाइम्स डैश कर देते हैं, तो ये रिमाइंडर आ गया 1। अब 4 का क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो 4 का 4 ही है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे 1 मिल रहा है, तो 4 इज ऑल्सो अ यूनिट, क्योंकि 4 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1 ही मिलेगा। तो ये आपके यूनिट्स हैं सारे 1 2 3 4। अब जीरो डिवाइजर देखते हैं। सो जीरो डिवाइजर के लिए आपने सिर्फ नॉन जीरो को देखना है, तो नॉन जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें कौन सी मैट्रिक्स पे फोकस करना होता है, सिर्फ इतनी मैट्रिक्स पे। तो क्या इसमें कहीं जीरो आ रहा है, तो जीरो नहीं आ रहा, तो वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, क्योंकि किसी को भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो आपको ये जो इनसाइड 4x4 की मैट्रिक्स है इधर, इसमें जीरो नहीं मिल रहा है, तो इट हैज़ नो जीरो डिवाइजर। सो दिस इम्प्लाइज Z5 जो ये है एम्प्टी सेट है, Z5 हैज़ नो जीरो डिवाइजर। ठीक है, सो इसका शॉर्टकट एक और बता देता हूँ मैं आपको, जब भी आप यहाँ पे प्राइम ले रहे हो ना, तो उसके पास जीरो डिवाइजर कभी नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल आप Z2 ले लो, Z3 ले लो, Z5 ले लो, Z7 ले लो, Z
9 10 11, तो ये सारे प्राइम की रेस्पेक्ट में, तो इनके पास नो जीरो डिवाइजर। ठीक है। और अगर आप यूनिट्स ढूंढ रहे थे, यूनिट्स जैसे 1 2 3 4 आए थे ऊपर यहाँ पे, तो आप Z5 में ढूंढे हो ना, तो 5 के रेस्पेक्ट में जो भी एलिमेंट को प्राइम होते हैं ना, तो वही यूनिट बनते हैं। मीन्स जिनका GCD 5 के साथ 1 आएगा ना, तो वही एलिमेंट जो है आपकी यूनिट्स बनेंगे। तो Z5 में से एलिमेंट उठाने हैं आपने, ये याद रखना 0 1 2 3 4, और नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं यूनिट, तो जीरो भी नहीं ले सकते आप। तो 1 5 के साथ GCD आपका 1 आता है, 2 का भी GCD 5 के साथ 1 आता है, 3 का भी GCD 5 के साथ क्या आता है, 1 आता है, और 4 का भी GCD 5 के साथ क्या आता है, 1 आता है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने कि जिनका भी GCD 5 के साथ 1 आ रहा है वो यूनिट्स बन जाएंगे। तो यूनिट्स क्या क्या बने, 1 2 3 4 बने। तो अगर आप Z5 में ढूंढे तो मैंने 5 के साथ लिया GCD। अगर आप Z6 में ढूंढ रहे होते यूनिट्स, तो Z6 में यूनिट्स कैसे ढूंढते हैं आप, जिनका भी GCD 6 के साथ 1 आएगा। तो किस किस का आएगा, 1 का आएगा, 2 का नहीं आ सकता, 3 का नहीं आ सकता, 4 5 का आएगा। 5 का GCD 6 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए 6 भी आपका, 5 भी आपका क्या होगा, यूनिट होगा। ठीक है, तो ये आपके यूनिट्स और जीरो डिवाइजर हो गए Z5 के। सो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट्स एंड जीरो डिवाइजर इन Z6। तो शॉर्ट ट्रिक तो मैंने बताई दी है, अदरवाइज आपको अगर नहीं समझ आ रही शॉर्ट ट्रिक, तो आप हमेशा कैलिस टेबल बना लो, उसमें आपको जीरो डिवाइजर और यूनिट्स दोनों के दोनों मिल जाएंगे। अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 बनाओगे तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एलिमेंट्स आते चले जाएंगे, फिर 2 से करोगे तो 6 आया तो 0 2, और 10 आया तो 4, फिर 3 से करो 3 3 6 आया तो 0, 9 आया तो 3, एंड 12 आया तो 0, 15 आया तो 3, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो 4 2 0 4 2, तो 0 4 2 0 4 2 आ रहा है इसमें। फिर 5 से मल्टीप्लाई करो 5 4 3 2 और 1। तो ये आपके पूरी कैलिस टेबल बन गई अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6। अब हमें ढूंढना है यूनिट्स। सो यूनिट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है। तो 1 यहाँ आ रहा है तो 1 तो हमेशा यूनिट होता है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर 1 और कहाँ मिल रहा है आपको, 1 आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये किसके लिए मिल रहा है, 5 के लिए मिल रहा है। तो देखो 5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6, तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इसलिए 5 यूनिट है। अदरवाइज वो मेरा जो कॉन्सेप्ट था शॉर्ट ट्रिक वाला, आप 6 में ढूंढ रहे हो ना, Z6 में, तो 6 के साथ जो जो आपके GCD 1 देंगे वो आपके क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। तो 6 के साथ एक तो 1 आपका GCD 1 देता है, और GCD कौन 1 देता है, 2 नहीं देता, 3 नहीं देता, 4 नहीं देता, 5 देता है सिर्फ। तो इसलिए उसमें वो 1 और 5 ही आए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या ढूंढेंगे, जीरो डिवाइजर। तो कहाँ ढूंढेंगे, हम टेबल में ढूंढेंगे। तो आप इस टेबल पे ज़रा नोट करो, क्योंकि हम नॉन जीरो एलिमेंट को ही जीरो डिवाइजर बोलते हैं, तो हमें ये जीरो वाली चीज़ें चेक नहीं करनी होती हैं, क्योंकि ये जो आपके आ रही हैं जीरो के करस्पॉन्डिंग में आ रहे हैं। तो आप जीरो वाली चीज़ को कैसे देख सकते हो, जीरो एलिमेंट तो कभी जीरो डिवाइजर हो ही नहीं सकता है ना। तो आप इन दोनों को तो कैंसिल कर दो, अब सिर्फ इस मैट्रिक्स में ढूंढो। इसमें क्या कहीं जीरो आ रहा है, तो जीरो देखो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, और एक यहाँ आ रहा है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट है ना वो जीरो डिवाइजर है। जैसे कि ये 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग में और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग में 2 और 3 जीरो डिवाइजर बनेंगे। ठीक है, अब देखो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग में देखो ये वाला जीरो, फर्स्ट जीरो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में नॉन जीरो 2 और 3 है। तो 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई करो ना अगर अंडर मॉडलो 6, तो आपको 0 ही मिलेगा। ये हम रिमाइंडर ढूंढ रहे हैं, देख लो आप मॉडलो 6 में कर रहे हो। तो आपके जो जीरो डिवाइजर बने, तो दोनों बन गए क्योंकि दोनों नॉन जीरो हैं, 2 और 3। तो अब 3 को चेक करने की जरूरत नहीं, 2 में ही मिल गया वो हमें। 4 में देखो 0 यहाँ आ रहा है, और वो 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, और 3 तो ऑलरेडी आ चुका, तो 4 भी आएगा। क्योंकि 4 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ अंडर मॉडलो 6, तो मुझे क्या मिलता है, 12, और 12 क्या आता है, वो 0 आता है अंडर मॉडलो 6। तो इसलिए 4 भी एक जीरो डिवाइजर है। 5 नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी जीरो
इस वाली मैट्रिक्स में 0 ढूंढना था ना हमें, तो इसमें कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा। मतलब 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ अंडर मॉडुलस 6 कि मुझे 0 मिल जाए। तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। कहाँ से ढूंढना है वो एलिमेंट, Z6 से ही ढूंढ रहा है। तो इसके जो 0 डिवाइजर हैं वो क्या क्या है, 2 3 4। ठीक है, तो आई होप आपको 0 डिवाइजर समझ आ गया होगा कि 0 डिवाइजर क्या होता है। दो नंबर को मल्टीप्लाई, दो नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करने पे 0 मिलना चाहिए। और यूनिट्स क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, दो नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मिलना चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड दी यूनिट्स एंड 0 डिवाइजर इन द रिंग Z R and Q। तो ये वही है जो मैंने पीछे बताया था सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो इसमें यूनिट्स क्या होती हैं, इसमें यूनिट्स होती हैं आपकी 1 और -1। और 0 डिवाइजर्स क्या होते हैं इसमें, सो 0 डिवाइजर इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो एम्प्टी सेट आएगा ये। सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें यूनिट्स क्या होते हैं, इसमें यूनिट्स होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में से बस 0 एलिमेंट को बाहर कर दो, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स। और इसमें 0 डिवाइजर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमें यूजुअल एडिशन मल्टीप्लिकेशन में 0 डिवाइजर कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी दो नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो कभी नहीं मिलेगा उसमें आपको 0 डिवाइजर। फिर नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसमें यूनिट्स क्या होते हैं, इसमें भी यूनिट्स आपके सारे नॉन जीरो रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने में 1 मिले, तो मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। और 0 डिवाइजर्स क्या होंगे इसमें, 0 डिवाइजर इसमें भी कोई नहीं होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया यूनिट 0 डिवाइजर का। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट मिलेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंटीग्रल डोमेन, जिसमें ये सारी डेफिनेशंस यूज होने वाली हैं कि रिंग, कम्यूटेटिविटी, यूनिटी, 0 डिवाइजर, ये सारी चीज़ें उसमें भी यूज होंगी। तो इसको अच्छे से कर लेना, तो आगे के टॉपिक आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।